नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले और केंद्र सरकार में मंत्री थावरचंद गहलोत के खिलाफ एक कंप्लेंट एक व्यक्ति ने दर्ज कराई है और कंप्लेंट इस बात को लेकर है कि उन्होंने मीसाबंदी की सम्मान निधि पाने के लिए कुछ जो जानकारी है वो गलत दी थी या फिर उसमें कुछ थोड़ा सा हेर फेर किया था। मीसाबंदी एक तरह की मीसाबंदी पेंशन यदि मैं कहूं, जो कि शब्द हालांकि सही नहीं है, यहां पर सरकार ने उसे सम्मान निधि नाम दिया है। मीसाबंदी जो लोग थे वो लोकतंत्र के सेनानी कहलाने लगे हैं, ये सरकार ने तय किया। उस दौर के बहुत सारे लोगों ने पार्टियां भी बदल ली, कुछ लोग बीजेपी में हैं, कुछ बीजेपी में नहीं भी हैं, फिर भी वो बाकायदा उस सम्मान निधि को पा रहे। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी ये जो सम्मान निधि है ये देने का चलन चल रहा है। आज हम बात इसी पर करेंगे और वजह यह है एक जो हम उस पूरी मूल घटना के आलोक में या एक मूल निर्देश के आलोक में ये पूरी बात करेंगे, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री अक्सर कहते रहते हैं कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, बीपीएल में यदि आपका नाम है तो छोड़ दीजिए। फिर ये क्यों जरूरत पड़ती है इन मंत्रियों को या बड़े बड़े लोगों को मीसाबंदी के नाम पर मिलने वाली सम्मान निधि लेने के लिए, इसी पर हम बात करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के खिलाफ उज्जैन में एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें ये आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मीसाबंदी सम्मान निधि के लिए खुद को पात्र घोषित करा लिया और हर महीने सरकारी तौर पर इसका आर्थिक लाभ भी ले रहे हैं, जिसकी रकम अब 25,000 रुपए है। पात्रों के चयन के लिए बनी समिति के सदस्य सूबे के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह को भी सवालों के घेरे में लाया गया है। शिकायत में आरोप है कि केंद्रीय जेल भैरवगढ़ के रिकॉर्ड में आपातकाल के दौरान गहलोत सिर्फ 23 दिसंबर 1975 से 6 जनवरी 1976 तक ही मीसा कानून के बंदी रहे, यानी थावरचंद गहलोत सिर्फ 13 दिन के लिए ही मीसाबंदी बनाए गए, जबकि नियमों के मुताबिक किसी भी मीसाबंदी को सरकार से आर्थिक लाभ तभी मिल सकता है जब जेल में 30 दिन वो मीसाबंदी के रूप में रहा हो। आरोप है कि बीते 1 अप्रैल को जिला स्तरीय अनुशंसा समिति ने गहलोत के मीसाबंदी होने की मियाद में बदलाव कर दिया और गहलोत को 14 नवंबर 1975 से 6 जनवरी 1976 तक मीसा कानून के तहत जेल में बंद बता दिया गया। यानी नए संशोधन के मुताबिक गहलोत मीसाबंदी कानून के तहत कुल 54 दिन जेल में बंद रहे। उज्जैन के प्रभारी मंत्री और जिला अनुशंसा समिति के सदस्य भूपेंद्र सिंह को भी इस मामले में सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया है। इसके अलावा उज्जैन के कलेक्टर संकेत भोंडवे, एसपी मनोहर सिंह वर्मा और केंद्रीय जेल भैरवगढ़ अधीक्षक गोपाल ताम्रकर पर भी आरोप है। सभी आरोपियों पर केंद्रीय मंत्री को अन्यथा उपकृत करने, फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी धन हड़पने की साजिश रचने जैसे संगीन आरोप हैं। आज से 42 साल पहले यानी 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसमें सरकार का विरोध करने वालों पर मीसा कानून लागू कर दिया गया था। उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था। अब जबकि कई राज्यों की सरकारें तब के मीसाबंदियों के आर्थिक हालात और उनके जेल में बंद कम से कम 30 दिन की मियाद के आधार पर सम्मान निधि देती हैं। उन्होंने सम्मान निधि के लिए कोई जो उन्होंने तय किया, मेरे को नहीं लेना, तो लोगों ने नहीं लिया है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको इसकी आवश्यकता है और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सम्मान निधि लेकर पूरी राशि सामाजिक कार्यों में व्यय कर रहे हैं। अब 2008 में सम्मान निधि देने की घोषणा की, जिसमें जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि के नाम से जाना जाता है। तो क्या ऐसे केंद्रीय मंत्रियों को अपने योगदान के बदले सरकार से धन हासिल करने की वाकई कोई जरूरत रह गई है? क्योंकि तमाम सहूलियतों के बाद भी सरकारी तौर पर आर्थिक लाभ लेने के बजाय प्रधानमंत्री की बात मानकर अभी तक कई माननीय एलपीजी सब्सिडी को छोड़ना तो दूर, हर स्तर पर सरकारी धन की चाहत में कुछ भी कर लेने पर आमादा हैं। क्या वाकई माननीयों को पेंशन की पात्रता के दायरे से खुद को बाहर नहीं लाना चाहिए? उज्जैन से आनंद निगम के साथ भोपाल से सुनील तिवारी, ईटीवी न्यूज। 4 मेहमान हैं हमारे साथ आज इस मसले पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपको करा देता हूं। हमारे साथ है अनिल सौमित्र, बीजेपी से हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ दूसरे मेहमान है पंकज चतुर्वेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वागत है पंकज जी आपका। तीसरे मेहमान है हमारे साथ शिवनराग पटेरिया, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत लंबे दौर से मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं। चौथे हमारे साथ मेहमान है सुरेंद्र द्विवेदी, जो कि मीसाबंदी भी है। द्विवेदी साहब आपका भी स्वागत है। चारों मेहमानों का स्वागत। मैं सबसे पहले अनिल जी आपके पास ही आऊंगा कि ये
जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, क्या उन्हें सम्मान निधि की ज़रूरत है? पहली बात प्रवीण जी, वो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं और जैसा कहा है कि अगर पेंशन होता तो शायद पेंशन पर सवाल उठता, लेकिन इसका नाम ही सम्मान निधि रखा है और सम्मान के लिए सम्मान निधि तो हर कोई चाहता है और उसको इतनी आसानी से छोड़ना मुझे लगता है कि वाजिब भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने ये सवाल उठाया है कि उसमें कुछ तकनीकी मामला है कि साहब कितने दिन रहे, नियमों में आता है कि नहीं। हाँ जी, तो वो तो तकनीकी विषय है, वो जो जांच पड़ताल करने वाले जो ये सम्मान निधि देने वाली एजेंसी है वो उसको तकनीकी पक्षों का की जांच करेगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या कोई राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हो, अगर उनको सम्मान निधि दिया गया है तो सम्मान के नाते उनको लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। पंकज जी, आप क्या राय रखते हैं? इसी तरह की राय है आपकी कि लेना चाहिए सम्मान निधि? देखिए, यदि आप सक्षम हैं और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो क्यों सरकार का पैसा आप ले रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, मुझे लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया ही, बकवास शब्द का प्रयोग करूंगा तो मुझे लगता है उचित होगा, सामान्यतः मैं खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करता, पूरी ये प्रक्रिया ही बकवास है। बकवास इसलिए है कि लोकतंत्र के सेनानी के नाम पर ये जो राजनीति का नया ढोंग इस मध्य प्रदेश में बड़ी हैरत का विषय है और मध्य प्रदेश की आम जनता की गाड़ी कमाई लोकतंत्र के सेनानियों के, कथित सेनानियों के नाम पर दी जा रही है, जो बहुत चिंता का विषय है। और प्रवीण जी, बड़ी चिंता तब हो जाती है जब थावरचंद गहलोत जैसे बड़े कद का राजनेता, जो विधानसभा लोकसभा का सदस्य रहा, आज मुझे लगता है वो राज्यसभा में है, भारत सरकार के मंत्री हैं, और यदि 10-15 हज़ार की पेंशन के लिए वो इस प्रकार के घोटालेबाज और फर्जीवाड़े का काम करें, 25,000 है जी, 25,000 होगी, 3 महीने से ऊपर 25,000, 10, 15, 25 की पात्रता है, 25,000 की उनकी पात्रता होगी। पर प्रवीण भाई, गहलोत साहब के लिए 25,000 रुपये आज कुछ भी नहीं, जितना बड़ा उनका राजनीतिक कद है। लेकिन सवाल ये आता है कि जो पार्टी चाल चरित्र, चेहरे और आचरण की बात करती है, तो मुझे लगता है कि थावरचंद गहलोत साहब का जो कृत्य है, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा और आचरण बताने के लिए पर्याप्त है कि जहां पंकज जी, मैं रोकूंगा आपको, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो भी मीसाबंदी की पेंशन ले रहे हैं, के मिश्रा। देखिए प्रवीण जी, मैंने आपसे बिल्कुल, आपने ठीक वाजिब प्रश्न उठाया कि के मिश्रा जी मीसाबंदी की पेंशन लेते हैं, मैं इससे इनकार भी नहीं कर रहा। और मेरा सरकार से आग्रह कि इस मध्य प्रदेश में 14 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और के मिश्रा जी यदि गलत पेंशन ले रहे हैं तो सरकार कानूनी कार्रवाई करे। किसको डर पड़ा? के मिश्रा जी तो खुलेआम अटैची लेकर चलते हैं कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के किसी नेता कार्यकर्ताओं को सरकार से भय नहीं है और हम सिद्धांत और उसूलों की बात कर रहे हैं। और के मिश्रा जी अभी तो केंद्र में मंत्री नहीं है, यदि केंद्र में वो मंत्री बन जाए फिर पेंशन लेने की बात करें तो बात कीजिए। उन्हें जरूरत है अभी 25,000 की। प्रवीण जी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मिश्रा जी को जरूरत है या नहीं है, मैं तो सिद्धांतों की बात कर रहा हूं, नैतिकता की बात कर रहा हूं, शुचिता की बात कर रहा हूं, चाल चरित्र और चेहरे और आचरण की बात कर रहा हूं कि क्या भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री को, जो पिछले 25 साल से तमाम पदों पर रहा है, जिसका बेटा आज विधायक है, उनको क्या 25,000 की पेंशन के लिए फर्जीवाड़ा करने की जरूरत है? और यदि है तो इसका जिम्मेदार कौन? भूपेंद्र सिंह जी भी उतने जिम्मेदार हैं, कलेक्टर भी उतने जिम्मेदार हैं जितने थावरचंद गहलोत साहब जिम्मेदार हैं। ठीक है, पटेल साहब, आपको क्या लग रहा? पहली आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा कि ये पूरा जो सम्मान निधि यदि है तो इस तरह से क्या बांटी जानी चाहिए? मुझे लगता है सम्मान निधि सम्मान के तौर पर बांटी जानी चाहिए और पात्रों और अपात्रों के बीच में एक स्पष्ट रेखा होना चाहिए, डिवाइडिंग लाइन होना चाहिए। अगर ये रेखा नहीं होती है तो सम्मान भी कई बार सम्मान जैसा नहीं रह जाता है। कई बार सम्मान देकर भी कुर्सियां सम्मानित होती हैं और कई बार सम्मान आपको नीचे भी गिरा देता है जब आपको जरूरत ना हो। जब आप पर फोर्जरी के आरोप लगते हो तो आपको खुद प्रस्तुत होना चाहिए, खुद आके आपको कहना चाहिए कि सत्य यह है। अगर आप प्रस्तुत नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। मुझे लगता है पिछले दिनों ज्योति धुर्वे का एक मामला आया जिन पर जाति के बदलने का मामला लगा। एक मंत्री ये कहते हुए पाए गए कि मेरे तो अपने घोटालों की जो फाइल थी वो कलेक्टर ने जला दी थी। देखिए, संवैधानिक पदों पर, बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों पर अगर ऐसे आक्षेप लगते हैं, वो कुछ स्वीकारोक्ति भी करते हैं, कुछ स्वीकारोक्ति नहीं भी करते हैं, तो मुझे लगता है ये लज्जा का विषय है। ये पार्टियों से ऊपर हटके एक ऐसा विषय है जिस पर सबको सोचना चाहिए कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का एक मान है, एक मर्यादा है और उस मर्यादा की रक्षा हमेशा की जानी चाहिए। ठीक है, हम द्विवेदी साहब के पास चलते हैं। द्विवेदी साहब, पहले तो प्रक्रिया बता दीजिए कि किस तरह से आप भी उसी संगठन मीसाबंदी, जो आपका संगठन है, मैं नाम शायद ठीक उच्चारित नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप भी मीसाबंदी है, क्या प्रक्रिया है? किस तरह की प्रक्रिया के बाद ये तय किया जाता है कि ये सम्मान निधि के हकदार हैं? लोकतंत्र सेनानी संघ के बैनर तले हम लोग काम करते हैं और जिलों में कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर प्रभारी मंत्री उसको स्वीकृति देते हैं। उसमें जेल का प्रमाण पत्र आवश्यक है, कलेक्टर की अनुशंसा आवश्यक है और उसके बाद ही सम्मान निधि स्वीकृत की जाती है। इसमें फर्जी कोई भी प्रमाण पत्र के आधार पर
किसी को सम्मान निधि स्वीकृत की ही नहीं जा सकती, क्योंकि अगर किसी ने सम्मान निधि गलत ढंग से प्राप्त कर ली है तो उसकी वो सम्मान निधि अपात्र भी घोषित हो जाएगी। ये गहलोत साहब वाले मसले को लेकर कुछ जानकारी है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लोगों ने अतिरंजना ज़्यादा दिखाई है। बिना प्रमाण पत्र के आधार पर उनको सम्मान निधि स्वीकृत हो ही नहीं सकती है। जिन्होंने भी ये इस किस्म की बातें की हैं, मुझे लगता है उनसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से ये प्रचारित ज़्यादा कर रहे हैं। किसी भी लोकतंत्र सेनानी को बिना प्रमाण पत्र के या दो स्वतंत्र लोकतंत्र सेनानियों के प्रमाण पत्र के बिना सम्मान निधि स्वीकृत ही नहीं की जा सकती। ठीक है अनिल जी, मैं फिर आपकी तरफ आऊँगा। ये उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि बिना किसी जांच पड़ताल के या बिना प्रमाण पत्र के सम्मान निधि दे दी जाए। एक तरफ आपके प्रधानमंत्री, आपके हमारे सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ये अक्सर कहते हैं कि हर चीज़ में जितना संभव है कि बचत करना चाहिए, और ये लाजमी भी है कि यदि आप थोड़े से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, आप अपने ठीक तरह से अपना गुजारा कर लेते हैं, तो क्यों लेना आप अपने साथ, अपने नाम के साथ लोकतंत्र सेनानी का तमगा लटकाए रखिए। उस प्रसन्न भी होइए, खुश भी होइए, गर्व भी करिए, लेकिन सरकारी पैसा कह सकते हैं आपकी मुझे ज़रूरत नहीं, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। नहीं, ठीक है, जैसा प्रवीण जी आपने पहले भी बताया कि ये सम्मान निधि इसको नाम दिया गया है, और ये कोई पेंशन नहीं है, कोई वजीफा नहीं है। और मतलब हम लोग भी जैसे कई दफ़े सरकार स्कॉलरशिप देती है, तो स्कॉलरशिप में ये नहीं देखते थे अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है उसके आधार पर भी देते हैं कि बीपीएल वालों को या आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है उनको देते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय प्रतिभा के तहत अगर स्कॉलरशिप दी जाती है तो उसमें तो जो अच्छी स्थिति, जिसकी आर्थिक स्थिति वो भी लेता है। हाँ, ये जरूर सवाल है कि आप स्वेच्छा से आप उस राशि का उपयोग कहाँ करते हैं, अपने ऊपर करते हैं या किसी समाज कल्याण के काम में करते हैं। हो सकता है ऐसे बहुत सारे मीसाबंदी होंगे जिन्होंने अपनी जो ये सम्मान राशि है वो किसी सामाजिक काम में, किसी ऐसे जरूरतमंद के लिए व्यय करते होंगे, ये भी होता है। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, क्योंकि देखिए ये जो मीसाबंदी थे उनके परिवार तबाह हुए, उनका पूरा जीवन तबाह हुआ, वो आजीविका जो कर रहे थे वो उनकी आजीविका खत्म हुई। तो ऐसे लोगों को एक सहायता के तौर पर कह लें, एक सम्मान के तौर पर कह लें, सरकार ने एक प्रावधान किया है, और मुझे लगता है कि इसको कोई गलत। जी बोले दिवेश साहब बोले। प्रवीण जी, मैं इसमें ये बताना चाहूंगा आपको कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे प्रचारक और कार्यकर्ता उन दिनों आपातकाल के दौरान मीसा में बंद हुए थे। आज जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अन्य राज्यों में जहां सम्मान निधि मिल रही है, अनेक राज्यों में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं वो सिद्धांततः उन्होंने ये निर्णय लिया हुआ है कि वो सम्मान निधि नहीं लेंगे। कोई भी जो प्रचारक रहा हुआ व्यक्ति है, सिद्धांततः वो सम्मान निधि नहीं ले रहा है। ठीक है देवी साहब, ठीक है, हम पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी, ये बात सही है, बहुत सारे लोग हैं नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का भी मीसाबंदी में नाम है, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं नहीं ले रहे हैं। जो नहीं ले रहे हैं, एक अच्छी बात है कि यदि वो सक्षम है। हम जो पूरी आज बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसी मसले को लेकर कर रहे हैं कि आप सम्मान के हकदार यदि आपको सरकार समझती है तो आप बेशक सम्मान के हकदार बने रहिए, लेकिन यदि आपके प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री बचत की तरफ बोल रहे हैं या ये बोल रहे हैं कि सरकारी पैसे का मिसयूज नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं रुकना चाहिए? पंकज जी, आपसे जानूंगा। देखिए प्रवीण जी, जैसा सौमित्र साहब ने कहा कि ये कोई डेमोक्रेटिक स्कॉलरशिप नहीं है, कोई लोकतांत्रिक वजीफा नहीं है, जिस प्रकार की बात उन्होंने कही। और मेरा निवेदन बहुत साफ है कि ये यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, ये आप कथित तौर पर उस समय लोकतंत्र के सेनानी जैसा इन्होंने पदनाम दिया है या पदवी उपाधि दी है वैसे रहे हो तो बात अलग है। पर यदि आप मीसाबंदी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के बाद बाहर आने के बाद पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं, आप मंत्री बनते हैं, आप विधायक बनते हैं, आप सांसद बनते हैं, आप भारत सरकार में मंत्री हैं, तो फिर आपको तो स्वयं थोड़ी लाज लज्जा करना चाहिए कि मैं अब इस सबसे ऊपर हूं और मध्य प्रदेश की आम जनता की गाड़ी कमाई का धन, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य प्रवीण भाई जो 2.25 लाख करोड़ के कर्ज में है। मध्य प्रदेश के हर आदमी पर 20,000 रुपए का कर्जा, इस सरकार का खजाना प्रवीण भाई इतना खाली है कि सबसे अधिक कर हम पेट्रोल पर लेते हैं, सबसे महंगी बिजली इस मध्य प्रदेश में। तो ऐसे राज्य में यदि एक केंद्रीय मंत्री 25,000 रुपए के लिए यदि 13
13 दिन की अपनी अवधि को 54 दिन कराकर अपनी पात्रता निर्धारित कराए, तो इससे बड़ी शर्म का विषय और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अब बचाव, लेकिन यह भी तो संभव है कि उन्हें सम्मान निधि के लिए वो नहीं करा रहे हो। एक जो बड़ा सम्मान है लोकतंत्र सेनानी, आजकल गौरव महसूस करते हैं लोग खुद को मीसाबंदी कहने में, तो हो सकता है उस गौरव के चलते उन्होंने ये किया हो। अरे सर, गौरव आप रखिए, पर गौरव पर बट्टा तो मत लगाइए। आप गौरव जो आपने कहा कि एक तमगा ले लीजिए लोकतंत्र सेनानी का, उसको लगा लीजिए, मेडल ले लीजिए, लेकिन बड़ा सम्मान प्रवीण भाई तब होता जब थावरचंद गहलोत जैसा बड़े कद्दावर कद का राजनेता ये कहता कि मुझे सब इस सम्मान निधि के लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आज सक्षम हूं और मैं मध्य प्रदेश की आम जनता की गाड़ी कमाई का, खाली खजाने वाले मध्य प्रदेश का 25,000 रुपया मैं स्वीकार नहीं करूंगा, इसको सरकार को वापस करता हूं, जन कल्याण में उपयोग करिए। यह बात होनी चाहिए थी। चर्चा इस पर होती तो आज हम शायद गहलोत साहब की वाहवाही करते, उनको साधुवाद देते, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय मंत्री ने 25,000 रुपए के लिए 13 दिन को 54 दिन करने का जो षड्यंत्र रचा है, जो कूट रचना करी है, वो शर्मनाक है। इस मामले में मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार है, लीपापोती करके बराबर कर देगी। जिस प्रकार ज्योति ध्रुवे का जिक्र पटेरिया साहब ने किया कि वह एक हाई पावर कमेटी है, वो अनुशंसा करती, पर मुख्यमंत्री दिल्ली के दबाव में उसको अनुशंसा को पलटवा देते हैं। तो आप ये भी लिख लीजिए, आज मेरी तरफ से सुन लीजिए कि गहलोत साहब को एक क्लीन चिट दे देंगे, उनका सम्मान और बढ़ाएंगे। पर सर, शर्म का विषय है, एक केंद्रीय मंत्री यदि छोटी सी राशि के लिए इस स्तर पर जाएगा तो कहां लोकतंत्र बचेगा, कौन से लोकतंत्र के सेनानी और कौन सा लोकतंत्र का सम्मान। ठीक है, वक्त एक ब्रेक का है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मसले को हम और भी समझेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि शायद जो कुछ लोग हैं उन्हें ये समझ आए कि आज पूरी बहस किस मसले को लेकर हो रही है और उनका जो स्वाभिमान है या जो उनकी इच्छा है वो क्या कहती है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम डिबेट। ठीक है सर। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। हम ये बात सही है कि लोकतंत्र के इतिहास का बड़ा काला दौर था वो जब आपातकाल लगाया गया। यदि सरकार ने तय किया है कि उस समय के लोगों को सम्मान निधि दी जाए तो ये उस मायने में जरूर ठीक हो सकता है कि जरूरतमंद लोग जो पार्टी में, जो उस समय पार्टी में रहे होंगे, यदि आज अलग थलग हैं या उनकी आजीविका का कोई जरिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दुआएं भी दे रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो सक्षम है, जिनकी जेबें भरी हुई हैं, जिनके पास आय के जरिया है प्रॉपर, और उसके बावजूद वो सम्मान निधि ले रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बीजेपी, कांग्रेस और जो मीसाबंदी उनसे बात की। हम सीनियर जर्नलिस्ट शिवराग पटेरिया साहब से बात करेंगे। माफ कीजिए पटेरिया साहब, ये जो अभी तक सम्मान निधि के बारे में जो बात कही जा रही थी, हमारे मध्य प्रदेश में 2,500 के आसपास लोग हैं और उनमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ। प्रवीण जी, वास्तव में एक बड़ी संख्या है और मुझे लगता है एक आंदोलन में आप जुड़ते हैं तो उसका पारितोषिक या आपको सम्मान आपको मिलना चाहिए। लेकिन पात्र और कुपात्र की मैं हमेशा बात करने के पहले एक बात कहा करता हूं, कुछ सामाजिक दायरे भी होते हैं, कुछ सामाजिक मर्यादाएं भी होती हैं। दरअसल अगर आप सक्षम हैं, आप ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर आपको आर्थिक पारितोषिक की, सम्मान की, निधि की या कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे आपको त्याग देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज के इस माहौल में हर आदमी पैसे का संचय करना चाहता है। जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है वो उतनी ज़्यादा पेंशनें लेना चाहता है। जितने किस्म की पेंशनें उपलब्ध होती हैं और उतने किस्म की पेंशनें वो ले लेता है। और तब तो मामला और संगीन हो जाता है कि अगर आपको आरोप लगता है कि आपने अपने 13 दिन को 14 दिन में तब्दील कर दिया है, अगर ऐसा आरोप लगता है तो खुद थावरचंद गहलोत को सामने आना चाहिए था, खुद उनको सामने आके खड़े होना चाहिए था और उनको कहना चाहिए तथ्य ये है, विवरण ये है और अगर आक्षेप हैं तो मैं इसको त्याग करता हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि एक बार व्यक्ति सांसद बनता है, एक बार विधायक बनता है, एक बार कुछ और बनता है, लगातार एक के बाद एक पेंशनों के साथ वो लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। और उस दौड़ में जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जिन तक कुछ मदद पहुंचनी चाहिए, जिन तक कुछ सहायता पहुंचनी चाहिए, ऐसे लोग अक्सर पीछे खड़े हो जाते हैं। ठीक है अनिल जी, 2,500 लोग हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 अक्टूबर 2016 को एक लेटर लिखा अरुण जेटली साहब को और ये कहा कि इस सम्मान निधि को कर मुक्त करना चाहिए और इसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए जो इस सम्मान निधि के जो मायने हैं वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए होगा, तो टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, तो उन पर एप्लीकेबल होगा जो पैसे वाले लोग हैं। नहीं, देखिए जैसा पहले इसमें आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, ये दोनों से परे ये मामला है
और सम्मान निधि दिया जा रहा है तो हो सकता है कि एक उस समय की स्थिति के आधार पर दिया गया, जिन्होंने जेल में अपने समय बिताए, अपने जो स्वर्णिम समय जिसको कहते हैं, ये अपना यौवन दिया उन्होंने कि साहब उस समय आजीविका कर सकते थे, कोई रोजगार में जा सकते थे, कोई रोजगार खड़ा कर सकते थे। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार का संबल होंगे, ऐसे लोगों को जेल में जाना पड़ा और लंबे समय तक जेल में। तो उनके लिए कोई आपत्ति नहीं, हम भी कह रहे हैं उन्हें मिलना चाहिए। 13 दिन वालों के लिए आपत्ति, 13 दिन पे 54 किया जिन्होंने। देखिए आप तो 13 दिन या उस समय, अभी आज हम स्टूडियो में बैठ के 13 दिन या 13 घंटे की बात कर सकते हैं, पर उस समय जो इमरजेंसी के समय के जो हालात थे, और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के जो मित्र हैं पंकज जी, अगर थोड़ा राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठ के बात करेंगे तो उस समय कोई भी, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनका भाजपा या संघ या किसी से कोई संबंध नहीं था, और कई ऐसे लोग भी जो दूसरे दलों से संबंध आज रख रहे हैं, जैसे जनता दल के लोग हैं, कई लोहियावादी हैं, गांधीवादी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो उस दरमियान पीड़ित हुए। तो मेरा ये कहना है कि देखिए ये तो व्यक्तिगत चॉइस की बात है। अगर हमको ये लगता है कि साहब हमारे लिए ये सम्मान निधि जरूरी है, लेकिन इस सम्मान निधि का मैं कहीं और उपयोग कर सकता हूँ समाज हित में, किसी और जरूरतमंद के लिए, तो वो कर भी रहा है और करेगा भी। और आगे हो सकता है, जैसा आप थावरचंद जी की बात कर रहे हैं, वो आगे हो सकता है उनके संज्ञान में ये बात आएगी तो आगे चल के ये अपनी कोई बात कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सारा जो आरोप या संशय है उसको एकदम सिद्ध कर देना और एकदम से चीजों को जनरलाइज कर देना, मुझे लगता है थोड़ी जल्दीबाजी है। लेकिन ये जो पूरी एक सिद्धांत दिया कि जिसके आधार पर ये लोगों को सहूलियत मिल रही है, लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिला कि ठीक है आपने अपना एक बहुमूल्य समय आपका दांव पर लगा था, उसकी एक प्रकार से भरपाई है। बात मान गए आपकी बात। हम द्विवेदी, पंकज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। पंकज जी हम आएंगे आपके पास, पहले द्विवेदी समझ लेते हैं। द्विवेदी साहब ये बताइए कि कोई आपका जो संगठन है उसमें कुछ ऐसा चिन्हित आपने कर रखा है कि किन्हें बहुत जरूरत है या किन्हें कम जरूरत है, या फिर कुछ लोगों ने ऐसे तय कर रखा कि हम समाज सुधार में या सामाजिक कार्यों में इस सम्मान निधि को खर्च करेंगे? देखिए बहुत सारे जो हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में ये इस सम्मान निधि का उपयोग कर भी रहे हैं। और जहाँ तक आयकर से छूट देने की जो बात है, जो आपने अभी जिक्र किया कि कोई पत्र लिखा गया है अरुण जेटली साहब को, उस संबंध में मेरा ये आपसे आग्रह है कि भारत सरकार द्वारा जो सम्मान निधि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी जा रही है वो केंद्रीय कानून के तहत आयकर से मुक्त रखी गई है। उसी को ध्यान में रखते हुए कि जब सम्मान निधि अगर प्राप्त हो रही है तो उसे क्यों ना आयकर से मुक्त किया जाए, क्योंकि जिनके पास और दूसरी आय है उस पर फिर ये जो सम्मान निधि मिल जाती है उससे आयकर की जो सीमा है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इस राशि का उपयोग कर रहे हैं। कोई स्कूलों में अपना इस राशि को खर्च कर रहा है, कोई विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं में खर्च कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पदाधिकारी प्रचारक हैं वो तो ये सम्मान निधि ले ही नहीं रहे, सिद्धांततः उन्होंने इसको नहीं लेने का निर्णय लिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो क्यों नहीं बाकी वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसी दौर का आपके, और वो जो लोग भी उसमें शामिल हैं उन्हीं के आनुषंगिक संगठन के ही लोग हैं। बीजेपी के जो लोग हैं अभी भी वो संघ से ही आए हुए लोग हैं। तो क्यों नहीं, संघ की बात तो बड़ी वजन से सुनी जाती है, लोग आचरण और अनुसरण करते हैं उसका, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं, यदि सक्षम है तो त्याग दें। नहीं, उसमें आपका सुझाव ठीक है कि जो सक्षम हो वो ना लें, लेकिन आपातकाल के दौरान जो लोग मीसा में बंद थे उनके व्यवसाय धंधे पूरी तरह से चौपट हो गए थे। और उस स्थिति में आप कल्पना नहीं कर सकते कि लोगों ने कितनी आर्थिक कठिनाइयाँ उठाई हैं। अनेक परिवार ऐसे थे जिनके यहाँ कमाने वाला एक व्यक्ति था जो जेल चला गया था और उनके घरों में भूखों मरने की स्थिति आ गई थी। ये संघ और जनसंघ के लोग थे जिन्होंने उन परिवारों पर कोई सवाल नहीं द्विवेदी साहब, उन परिवारों पर कोई सवाल नहीं। वक्त एक ब्रेक का है, हम ब्रेक पर जाने से पहले इस पूरे मसले को ये समझ रहे थे कि क्या वाकई उन लोगों के लिए ये सम्मान निधि जरूरी है जिनकी आर्थिक जो स्थिति है वो ठीक है। हम शुक्रिया अदा करेंगे सुरेंद्र द्विवेदी साहब का, बाकी के मेहमान हमारे साथ बने हुए। जब हम ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो प्राइम डिबेट में एक दूसरे मसले पर चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए प्राइम डिबेट।
स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। अब हम प्राइम डिबेट के दूसरे हिस्से में हैं, जहां पर हम बात करेंगे गौरक्षा की। गाय हमारे लिए आदरणीय है। बहुत सारे लोग और समाज के बहुत सारे लोग हैं जो उनकी पूजा करते हैं। गाय की पूजा की भी जाती है। सरकारें कई बार गाय की पूजा में सियासत ले जाती हैं। बहुत सारी पार्टियां गाय के नाम पर राजनीति भी करती हैं और गौरक्षक बनने का दावा भी करती हैं। ऐसी पार्टियों में बीजेपी भी शुमार है। मध्य प्रदेश में गौ अभ्यारण्य के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया गया था, सरकार ने किया, और उसके बाद ये कहा गया कि यहाँ पर गायों को संरक्षित करके रखा जाएगा, उनके लिए प्रयास किए जाएंगे, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए एक बड़ी राशि खर्च की। और हैरत की बात यह है कि उस अभ्यारण्य का उद्घाटन, उसकी आधारशिला या नींव या जो भी हम कह दें, शुरुआत की थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत साहब ने। और उसके बावजूद अभी उसकी क्या स्थिति है, देखिए इस रिपोर्ट में, और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। इस लाजवाब और भव्य गौशाला को देखिए। संघ और सरकार के गाय के प्रति आदर का प्रतीक ये गौशाला सालों से वीरान है। 32 करोड़ की लागत से बनी गौशाला में 10,000 गायों को सहेजने का सपना अधूरा रह गया। 732 हेक्टेयर में आगर जिले में फैले इस गौशाला की शुरुआत संघ प्रमुख मोहन भागवत के हाथों साल 2012 में हुई थी। इसमें एक ज्वाइंट डायरेक्टर समेत 10 अधिकारियों का स्टाफ भी है। इसका कर्ता धर्ता पशुपालन विभाग है। इसके साथ गौ संवर्धन बोर्ड ने मिलकर इसका निर्माण किया। यानी ये हालत तब है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने खुद इसकी नींव रखी थी। मकसद था कि गाय की सेवा का पुण्य मिले, लेकिन संघ की मंशा को दरकिनार करते हुए 5 साल बाद भी इसकी शुरुआत नहीं हुई। दरअसल न तो सरकार और न ही संस्था या ट्रस्ट ही इसके संचालन में रुचि रखता है, क्योंकि खबर यह है कि सरकार पशुपालन विभाग को गौ पालन में अनुभवहीन मानती है। लिहाजा सरकार चाहती है कि इसका संचालन कोई गैर सरकारी संस्था या ट्रस्ट करे, जबकि अभ्यारण्य के अफसरों को उम्मीद है कि जल्दी ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जाएगी। सर लगभग कब तक शुरू होने की उम्मीद आपको लगती है? ऐसा कुछ असल में शासन किसी गौवंश की मृत्यु से उपजने वाले हालात से चिंतित है, क्योंकि ऐसा होने पर ठीकरा सरकार के सिर ही फूटेगा। दूसरे कोई ट्रस्ट या एनजीओ ज्यादातर गायों के आवारा होने या बीमार हाल होने के कारण इसके संचालन से बच रही है। और ऐसे हालात में कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी गौ माता का नाम ही इस्तेमाल करती है। जवाब में बीजेपी का कहना है कि सरकार का काम गौशाला चलाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ये नीति रही है कि वो किसी भी चीज़ के लिए राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए उत्सुक रहते हैं और राजनीतिक लाभ के लिए ही वे विभिन्न योजनाओं को आगे करने का प्रयास करते हैं। और इसी तरह उन्होंने गौ माता के साथ भी राजनीति करने का जो काम किया है वो निश्चित पूरी तौर से निंदनीय है। कि सरकार सीधे तौर पर गौ पालन का काम नहीं कर सकती है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार का काम ना व्यापार करना है ना सीधा गौ पालन करना है। सरकार अनुदान दे सकती है, सरकार संरक्षण दे सकती है। मुझे लगता है विचार सरकार को करना है, फैसला सरकार को करना है। इसलिए जल्दी से जल्द वो शुरू होने वाला है, शुरू हो, ये हम सबकी आकांक्षा है। गाय के प्रति अपना आदर जताते हुए सरकार ने गौ अभ्यारण्य की शुरुआत तो कर दी, लेकिन इसके संचालन को लेकर जिस तरह से हालात सामने आए हैं, वो निश्चित ही बीजेपी, संघ और सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करते रहेंगे जब तक यहाँ गायों की देखभाल का काम शुरू नहीं हो जाता। आगर से रजनीश सेठी के साथ भोपाल से मकरंद काले, ईटीवी न्यूज। एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दूं। बीएल तिवारी साहब हैं, गोरक्षा आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तिवारी साहब, स्वागत आपका। और सबसे पहला सवाल आपसे ही, आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है रिपोर्ट देखकर? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुखद है, क्योंकि जो भी गौ सेवक होगा या जो जिसका प्रति गाय के प्रति आस्था है, उसको निश्चित रूप से उसको दुर्दशा देख करके आंसू आते होंगे। और सबसे बड़ी और भी दुखद पहलू ये जुड़ता है कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के कर कमलों से किया गया भूमि पूजन आज तक पता नहीं किस कारणों से इतनी बुरी दुर्दशा में है। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की और दुखद बात है। हजारों घटनाएं हमारे द्वारा हुई हैं, सैकड़ों ट्रक हमने तस्करी में पकड़े हैं। जी, आऊंगा तिवारी साहब, आपके पास आता हूं। मैं पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी, आपने सुना, तिवारी साहब को भी सुना, वो भी बहुत दुखी हैं, आपने भी रिपोर्ट देखी। जो सरसंघ चालक, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मुखिया हैं, उनके किए गए उद्घाटन को लेकर सरकार संजीदा नहीं है। देखिए प्रवीण जी, सवाल भागवत जी और सरकार की संजीदगी का नहीं, सवाल गौ माता का है।
और हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2008 में इस बात की घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश में गायों को लेकर हम एक अलग अभ्यारण्य बनाएंगे जहां सही गौ माता की बातचीत की जाएगी, उपचार किया जाएगा, रखरखाव किया जाएगा, गौ माता से जुड़े गौमूत्र की बात की जाए या गोबर की बात की जाए, उनके सदुपयोग की बात की जाएगी। तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी बातें थी और अंततः 2012 में ये गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास भागवत जी ने किया। लेकिन प्रवीण भाई, आपकी कथनी और करनी में जब अंतर की प्रवृत्ति आपकी जैसी हमारे मुख्यमंत्री जी की है, और इसलिए उनको घोषणावीर या वक्तव्यवीर कहा जाता है कि बातें आप मुख्यमंत्री जी से बहुत बड़ी बड़ी कर लीजिए। पटेल साहब बैठे बगल में, इनका डायलॉग है कि लंबी जुबान ढीली कमान, तो वो स्थिति मुख्यमंत्री जी की तमाम विषयों में है और वैसी स्थिति यहाँ पर भी है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी और सरकार को एक बार आत्मावलोकन करना चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए, और मैं तिवारी से आपकी बात से सहमत हूं कि मध्य प्रदेश में गायों की स्थिति प्रवीण भाई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 40% गाय ऐसी प्रवीण भाई, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पर्यावरण का अध्ययन करता हूं, तो 40% गायों की ऐसी स्थिति प्रवीण भाई जो पॉलिथीन के खाने से जिनकी मृत्यु होती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि मध्य प्रदेश में 2 करोड़ पशुधन है, यानी प्रदेश में सबसे अधिक गायें की बात करें वो इस मध्य प्रदेश में है। और जब जाहिर सी बात है, जब ज्यादा गाय होंगी तो आपके मृत्यु की संभावना ज्यादा है, पर सरकार ने उपचार की पद्धति नहीं करी। और यदि जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि यदि वो गोबर और गौमूत्र की बात करते या गाय के दूध की बात करते तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में गौ माता का और पशुधन का कल्याण होता, मध्य प्रदेश का कल्याण होता, पर्यावरण का संरक्षण होता और हम अपनी संस्कृति से उनसे जवाब ले लें जिनकी सरकार नहीं हुआ, जिनकी सरकार है उनसे जवाब लेते हैं। अनिल जी, ये बात तो सही है कि सिर्फ आप बूचड़खाने बंद करा देंगे या आप सिर्फ मांस की दुकानों पे छापा डलवाएंगे, वो भी योगी की नकल में इससे आपका गाय के प्रति प्रेम झलकता है या फिर ये जो हम खबर देख रहे हैं उससे गाय के प्रति प्रेम झलकता है? अच्छा प्रवीण जी, एक बात बताइए, सारी आलोचनाओं के बाद भी क्या किसी देश के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही और इसके पहले कांग्रेस नीत जो गठबंधन है उसी की सरकार रही केंद्र में, क्या गौ अभ्यारण्य जैसा कोई एक नवाचारी, एक इनोवेटिव काम, नवाचार ले आए और किसी के काम नहीं, मैं फिर एक मिनट जरा मुझे बोल लेना। कहीं इस तरह की पहल कांग्रेस ने की? अगर पहल हुई है तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में ही ये पहल हुई है, तो इसके लिए तो धन्यवाद दिया जाएगा। हाँ, आप कमियां दिखाइए, कमियां बताइए, ये विपक्ष का काम है और इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं कि इस अभ्यारण्य का जो काम हुआ वो थोड़ी स्पीड में कमी होगी। जितनी 7 साल हो गए, नहीं 5 साल हो गए, धन्यवाद ले लीजिए, अब काम तो शुरू करिए। ठीक, इसीलिए आप देखिए, आपने जो वीडियो है उसमें दिखाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, जो निर्माण का काम है, भाई गायें आएंगी तो रहेंगी कहाँ? और मुझे ये लगता है कि पहले से भी वहां एक गौशाला थी, उसमें भी 400 से 500 गायें वहां पर लगभग, जैसे जो मैंने जानकारी प्राप्त की उसमें बताया गया कि 400-500 गायें हैं वहां पर। तो मुझे ये लगता है एकदम से सीधे सपाट की दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, चिंताजनक है कह सकते हैं आप, और काम जो हुआ उसमें कुछ कमी हो सकती है। शब्द चयन हमारा नहीं ठीक है, मुझे लगता है कि ये विपक्ष का शब्द है, वो होना चाहिए, लेकिन निंदनीय है, दुखद है, विलाप करते रहें, इससे काम चलेगा नहीं। मुझे लगता है कि वहां पर एक प्रयास हुआ है, और देखिए वो जो प्रयास हुआ है वो दुधारू गायों के लिए नहीं है, वो जो इस प्रकार की गायें हैं जो जहां पर किसी का कोई उसका पालन नहीं कर पा रहा है, या ऐसा परिवार है जो पालन करने में उसके जो ऊपर जो खर्च हो रहा है उसका वहन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए अगर आप बाघों के अभ्यारण्य की बात कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है और हम सब लोगों को उसकी सराहना करना चाहिए और उसमें मदद करना चाहिए, और कहीं कोई कमी है तो आईना भी दिखाना चाहिए। मुझे लगता है आगे चल के आप लोगों ने जो दिखाया है, जो प्रयास किया है, जरूर यहाँ कुछ अच्छा होगा तो हम तो बिल्कुल ये हम लोग भी थोड़े चौकन्ने होंगे, जरूर दिखाएंगे कि बहुत अच्छे से काम शुरू हो गया। हम पटेल साहब के पास चलते हैं। पटेल साहब, आपने भी देखी ये खबर, ये जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करती है या गौमांस रोकने या जो बूचड़खाने रोकने, और दूसरी तरफ ये खबर, आपकी पहली टिप्पणी क्या है इस खबर को देखकर? प्रवीण जी, वास्तव में हम हिंदू अपने घर में जब भोजन बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए समर्पित करते हैं, गाय को देते हैं। लेकिन कई बार हम टोटकों में, कई बार हम छद्म जीवन जीने वाले लोग हैं। वास्तव में गायों की अगर हमें इतनी ज़्यादा चिंता है तो सड़कों में घूमती हुई गायें आपको नहीं मिल जाएंगी, पॉलीथीन खाती हुई, गंदगी खाती हुई। दरअसल हम उनको प्रिय मानते हैं, पवित्र मानते हैं, पूजा करते हैं और अनुष्ठानिक पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके साथ एक जो श्रद्धा, एक लगाव का भाव है, उसको अगर हम इकोनॉमिकल सारी चीज़ों से जोड़ दें तो चीज़ें काफ़ी बदल सकती हैं। दरअसल अभ्यारण्यों की ज़रूरत ही नहीं पड़े। दरअसल जिन घरों से गायें जाती हैं उनका संरक्षण होना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था में लगातार बदलाव हो रहा है। लगभग 70% आबादी मध्य प्रदेश की गाँव में रहती है और उसका 70% जो गाँव में आबादी है वो कृषि या कृषि से जुड़े हुए व्यवसायों से जुड़ी हुई है। अगर हम एक ऐसा साइकिल बना दें जिसमें एग्रीकल्चर हो, सेरिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, तो एक चक्र बन जाएगा, और जब आर्थिक चक्र बन जाएगा तो गायें बाहर नहीं जाएंगी। गायें जब बांझ हो जाएंगी या दूध देने
बदलना चाहिए, जो तस्वीर बदलना चाहिए, वो बदलती हुई नजर नहीं आती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम इसे वोट बैंक न माने, हम इसे अपनी आस्था का विषय माने और उसी तरह से अगर हम ट्रीट करें तो चीजें बदल सकती हैं। 2012 में जो एक अभ्यारण्य तैयार हो गया और आज 4 साल बाद भी वो चालू नहीं हो पाया, तो क्या कारण है? ये पब्लिक मनी है, जो जनता का धन है, जो उस पर खर्च हुआ है। वास्तव में अगर हमें कत्ल खानों में गाँव को जाने से रोकना है तो न सिर्फ गौ अभ्यारण्य बल्कि हर जगह गौशालाओं की स्थिति को हमें सुधारना पड़ेगा, समाज को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन बातें बहुत होती हैं, यथार्थ में बहुत चीजें उतनी अच्छी नहीं है जितनी होना चाहिए। बिल्कुल। तिवारी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक अभ्यारण्य का मसला यदि छोड़ दें तो शहरों में जो पटेल साहब भी जिनका जिक्र कर रहे थे कि गायों की जो स्थिति खराब है और थोड़ा सामाजिक संरचना भी इसके लिए जिम्मेदार है, लोग फ्लैट में रह रहे हैं, पाल सकते नहीं गाय को, या छोटी जगह कम है शहरों में, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप, चूंकि आप गौ संवर्धन के लिए काम करते हैं? केवल इतना ही नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत लेवल पर 3 गौशालाएं चला रहा हूं, लेकिन वो सब की सब कसाईयों से छुड़ाई हुई गायें हैं। मैं निवेदन करूं, माननीय सुरेंद्र सिंह जी जब यहाँ डीजीपी थे, इसके पहले नंदन दुबे साहब को 2 बार मैंने ज्ञापन दिए। पूरे रूटों पे जहां तस्करी होती है, जहां की गाड़ियों के नंबर और तस्करों के नाम तक पुलिस प्रशासन को मैंने दिए थे कि भाई ये लोग तस्करी कर रहे हैं, इन रूटों से कर रहे हैं, और 20,000 से ज्यादा गौवंश प्रतिदिन मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश चला जाता है, इसको रोकने का काम करिए। तो वो भी नहीं किया। इस अभ्यारण्य के बारे में एक बात मैं कहना देना चाहता हूं, अगर सरकार असमर्थ है या उनकी इच्छा शक्ति नहीं है तो हम अपने व्यक्तिगत ट्रस्ट के लेवल पर बिना 1 पैसा अनुदान लिए सरकार का और उस गौशाला को बहुत संपन्नता से चलाना चाहते हैं। आपके माध्यम से हमारा आवेदन है कि हमारे कार्यकर्ता इस बात पर तैयार हैं कि वो गौशाला अभ्यारण्य हमें दे दिया जाए, हम उसको ट्रस्ट बना करके, सरकारी संपत्ति रहे, हमें उसको व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बनाना, हम उसकी सेवा करने को तैयार हैं और बहुत अच्छे ढंग से उसको हम चलाने की सामर्थ्य रखते हैं। अगर ये सरकार निर्णय ले लेती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। 350 से ज्यादा राजसात करने के लिए FIR ट्रक की हमने दर्ज कराई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध है, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस के लोग तस्करों को सहयोग करते हैं और हम खड़े होकर आपने पहले भी कहा, आपने पुलिस के बारे में पहले भी कहा, मैं आऊंगा आपके पास। हम पंकज जी कुछ इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। पंकज जी बताइए क्या। प्रवीण जी, 2-3 बातें। पहला विषय तो जिस ओर तिवारी साहब ने इशारा किया, निश्चित तौर पर गंभीर चिंता का विषय है कि 14 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गाय के नाम पर वोट की राजनीति करने का प्रयास करते हैं, वहां ये दुर्दशा है, जिसका प्रमाणन तिवारी साहब दे रहे हैं, तो बहुत चिंता का विषय एक बात। दूसरा, सौमित्र जी ने कहा कि वो दुधारू गायों के लिए नहीं, तो मेरा आग्रह यह है कि वो दुधारू गायों के लिए है, वहां प्रजनन की व्यवस्था है, नंदी ग्राम की व्यवस्था वहां की गई थी ताकि उचित ढंग का प्रजनन हो। 100 हेक्टेयर जमीन चारे के लिए आरक्षित की गई थी। तो पूरी योजना गाय के जन्म से लेकर मृत्यु तक की बनाई गई ताकि गौ माता का रखरखाव हो। दूसरा, उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस की सरकारों ने काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 बैल की जोड़ी और गाय बछड़ा रहा हो, जो गाय से जुड़ी पार्टी हो, जिसकी भावना, जिसकी आत्मा गाय से जुड़ी हो, तो उसको भारतीय जनता पार्टी के जैसे राजनीतिक अभिनय करने की आवश्यकता नहीं है कि हम गौ अभ्यारण्य बना रहे हैं, मोहन भागवत जी को लेकर आ रहे हैं उद्घाटन कराने पर, यथार्थ के आधार पर सब शून्य है। तो मुझे लगता है कि हम सच में काम करने वाला राजनीतिक व्यवस्था इस देश की है, जिन्होंने एक लंबे समय से काम किया, और यही कारण है कि आज देश में गौवंश समृद्ध है, संरक्षित है और मजबूत है। पर अब आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी की, विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार को है कि वो अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि क्या कारण है कि 2008 की मुख्यमंत्री की घोषणा, मैं 11 साल गिनूंगा प्रवीण भाई, 2012 को भी नहीं गिन रहा, कि 2008 की मुख्यमंत्री की घोषणा लगभग 2018 आने को है, 9.5-10 साल बाद यदि फलीभूत नहीं होती है तो आप सोचिए कि फिर बाकी विषयों पर मध्य प्रदेश का क्या हाल होगा। और यही कारण है कि हम कहने को, दिखने को विकसित और सुचारू राज्य है, पर यथार्थ में हम एक खोखला राज्य है जहां सब कुछ पीछे है, ना रोजगार है, ना निवेश है, ना विकास है। कारण यही है कि यह योजनाओं की एक बड़ी मोटी पुस्तक आपको मिल जाएगी, पर आगे पाठ पीछे सपाट की स्थिति है। जब आप गौ माता हैरान परेशान। जब आप ले लेते हैं अनिल जी, एक जो पंकज जी ने बात कही कि आप राजनीतिक अभिनय कर रहे हैं, दूसरी बात जो अभी तिवारी साहब ने कही, उनका एक कहना है कि आप दे दीजिए उन्हें, वो चला लेंगे, 1 रुपए का अनुदान भी आपकी सरकार से नहीं लेंगे।
क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। जो वो अभयारण्य है, वो एक तो अभयारण्य है, साथ साथ उसका अनुसंधान केंद्र भी वहां का है। पंकज जी की बात सही है, लेकिन जो ऐसी गायें हैं उस पर ज्यादा फोकस है कि जो कोई प्रदेश में कहीं ऐसी स्थिति है कि जो उसको पाल नहीं पा रहे, किसी असमर्थ हैं और दूध नहीं देने के कारण आप देख ही रहे हैं, जैसे बुजुर्गों की स्थिति समाज में हो गई है वैसे गायों की हो गई है। लेकिन सरकार प्रयास कर सकती है, पहल कर सकती है। जैसा भाजपा की नीति भी कि समाज को भी बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करना पड़ती है और उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। तो अडॉप्ट करना तैयार है तिवारी जी? ठीक है ना? नहीं, तिवारी जी जैसे बहुत सारे लोग हैं प्रदेश में और बहुत सारे संगठन संस्थाएं, तो सरकार के विचार का विषय सरकार कर भी रही। मेरी जो जानकारी है कि वो सरकार सब कुछ नहीं करने वाली। वहां एनजीओज को और ऐसे जो गौ पालक और गौ संरक्षण करने वाली संस्थाएं हैं उनको वो साथ में लेके और उन्हीं के नेतृत्व में वो काम होना है। मेरी तो इतनी जानकारी है। दूसरा, मैं पंकज जी को कहना चाहूंगा, मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने बहुत सारा काम किया है। कांग्रेस सरकार में रही इतने वर्षों तक, तो न काम करने का सवाल नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा कि इस प्रकार के जो एक अभिनव प्रयोग है, जो नवाचारी प्रयोग है कि अभयारण्य बाघों के लिए आप बात करते हैं, साथ साथ गौ, जिसके ऊपर आप उनको कह रहे हैं अभिनव प्रयोग, वो आपको कहते हैं राजनीतिक अभिनय कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अभिनय तो होता ही है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मेरा ही कहने का कि जो पहल और प्रयोग हुआ है उसको भी तो देखिए आप। अभिनव अभिनय है प्रवीण जी, अभिनव अभिनय। नहीं, ठीक है, अब इसमें विपक्ष के नाते उनके कहने का दायित्व कहें, लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात कही है और सरकार के ऊपर दबाव भी बनाया, सरकार को कहा भी है। और कहीं कोई कमी है तो फिर से हम दबाव बनाएंगे, फिर से कहेंगे। और इस काम को, क्योंकि गाय के बिना तो जीवन समाज का और इस सभ्यता का जीवन ही संभव नहीं है, क्योंकि कृषि व्यवस्था और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था खास करके मध्य प्रदेश में वो गाय के ऊपर निर्भर करती है। तो इसको तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, हर कीमत पे, हर हाल में बढ़ाना पड़ेगा। अब पटेल साहब, अभिनय और अभिनव के बीच में हम अगर ये देखें कि क्या केवल सरकार जिम्मेदार है? यदि किसी भी मसले को लेकर एक आलोचना बहुत सहज है कि सरकार पर उंगली उठा देना या सरकार की फंक्शनिंग पर सवाल खड़े कर देना, क्या पूरे यदि गायों की स्थिति खराब हो रही है मध्य प्रदेश में और इस गौशाला के इतर, तो क्या केवल सरकार की जिम्मेदारी? प्रवीण जी, वास्तव में सरकार की जवाबदारी भी है और समाज की जवाबदारी भी है। मैं कई गौशालाओं में गया हूं, बुंदेलखंड के गौशाला में गया था, किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा। वास्तव में कई बार अनुदान के लिए और किसी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जब आप चीजों को संचालित करते हैं तो चीजें बहुत खराब हो जाती हैं, बहुत गड़बड़ हो जाती हैं। दरअसल अनुदान से, लाभ की दृष्टि से हट के अगर समाज के लिए अगर गौशालाओं का प्रयोग किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ गौशालाएं बहुत अच्छी काम करती हैं, लेकिन अधिकांश गौशालाओं के बारे में जो मेरी सूचना है वो कुल मिला के अनुदान का एक बहुत बड़ा सहारा बन गई हैं, बहुत बड़ा उपकरण बन गई हैं। और अगर समाज आगे खड़ा होता है उसी श्रद्धा के साथ जो 30-40 साल पहले मैंने अपने बचपन में देखा था कि गायों को चारा खिलाया करते थे, जो गौशालाएं होती थी और जो कांजी बाड़े हुआ करते थे, नगर निगम में पंचायतें आवारा पशुओं को एक जगह रखती थी, उनमें भी लोग जाके घास खिलाया करते थे। लेकिन आज वो अनुष्ठानिक हो गया है। अगर भोपाल के महाराणा प्रताप नगर के एक स्थान पर आप जाके देखें तो सुबह लोग हरा घास खरीदते हैं और अनुष्ठानिक रूप से गायों को खिलाते हैं। लेकिन उन गायों को कोई भी जब राशि भर में लिखा होता है कि आज गाय को चारा खिलाएं, लाभ होगा, तब जाते हैं। एक्चुअली सिर्फ हम जो हमारा हिंदू समाज है या भारतीय समाज वो अनुष्ठानिक हो गया है। हम किसी दिन पे, किसी मुहूर्त पे गाय को घास खिलाते हैं, लेकिन सड़क पर जो बेहाल गाय घूमती हुई मिलती है वो आपके सामने पन्नी खाती रहती है, कागज खाती रहती है, पॉलीथीन खाती रहती है और गंदगी खाती रहती है। उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। दरअसल सिर्फ एक राजनीति का विषय बन गया है और ये सबसे बड़ा दर्द भी है, ये सबसे बड़ी दिक्कत भी है। तिवारी साहब, ये जो पटेल साहब कह रहे थे आपने भी सुना होगा, ये ठीक है सरकार के ऊपर हम उंगली उठा देते हैं क्योंकि सरकार जवाबदेह है हम लोगों को, आम लोगों के प्रति, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी को लेकर आप कुछ काम कर रहे हैं कि समाज भी जागरूक हो और जो जिसका जिक्र अभी पटेल साहब ने किया वैसी स्थिति सड़कों पर बनी नहीं। एक मूल बात मैं कह देता हूं भैया कि सरकारी नौकर के माध्यम से गाय की पालन पोषण सुरक्षा नहीं हो सकती। ये समाज की श्रद्धा का विषय है, इस समाज के ऊपर दायित्व जाता है। समाज इसको आत्मसात करके स्वीकार करता है तो बहुत आसान काम ये हो जाएगा। इस ओर सरकार को काम करना चाहिए, ना कि सरकार स्वयं गौशालाएं खोल करके चला करके और नौकरों के भरोसे, सरकारी कर्मचारियों के भरोसे गौशाला चलने वाली नहीं है, ना गौ संरक्षण होने वाला है। मैं एक दुखद सूचना यहां देना चाहता हूं आपको। मैंने पीएचक्यू में आंकड़े मांगे कि पूरे मध्य प्रदेश में तस्करी के कुल कितने प्रकरण हुए। पीएचक्यू के पास एक भी रिकॉर्ड नहीं है, जबकि 350 से ज्यादा एफआईआर तो मेरे द्वारा की गई है। गाड़ियां पकड़ करके थाने में रिपोर्ट कराई गई है, लेकिन सरकार की उपेक्षा का हाल देखिए, वो तथ्य स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है।
माने सरकारी तंत्र के माध्यम से इस आस्था के विषय को नहीं किया जा सकता। गाय हमारे जीवन की केंद्र में है, हमारी आस्था की केंद्र में है, समाज के हृदय में जीती है। इसलिए जब तक समाज की ओर इसको काम को नहीं मोड़ा जाता, हम कभी फलीभूत नहीं हो सकते। मेरा निवेदन आपके माध्यम से यही है सरकार से कि इस सरकारी तंत्र को लेकर के आप चलाना चाहते हैं तो केवल वो वोट का साधन हो सकता है आपका, लेकिन उससे गाय सुरक्षित होगी इसमें कोई विश्वास हमारा नहीं है। अनिल जी से जवाब लेते हैं। अनिल जी कुछ बोलना विचार है? अनिल जी, आपने सुना होगा तिवारी साहब जो बोल रहे हैं कि आपकी सरकार जो है वो गायों की तस्करी के मामले भी रजिस्टर नहीं करती है, जबकि गाय की बहुत बात करती है आपकी सरकार। देखिए प्रवीण जी, ये तस्करी वाला विषय तो कभी और चर्चा कर लेंगे। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को विचार करके एक जो डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा हुआ है, जिसमें हम आप देखिए घर के बुजुर्गों की क्या स्थिति हो गई है। जब सरकार पेंशन देती है तब हम थोड़ी उनकी चिंता करते हैं, और वृद्धाश्रमों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये अगर गौशालाओं की संख्या जो सरकारी स्तर पे है या संस्थाएं कर रही हैं, इसके बढ़ने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं परिवारों से, घरों से गाय अलग हो रही है, उनके प्रति नजरिया बदला है। तो मुझे लगता है सब लोगों को मिलजुल के, और सरकार की भूमिका इसमें बहुत कम बनती है, समाज के लोगों को, समाज के संगठनों को ही और सारे लोगों को मिलकर मुझे लगता है कि गाय के प्रति, अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, पूरी मानवता के प्रति, पूरी सृष्टि के प्रति, पूरी प्रकृति के प्रति एक नजरिया बदलना पड़ेगा, नहीं तो अस्तित्व संकट में। पंकज जी, आप सहमत हैं अनिल जी की बात से? प्रवीण जी, मुझे लगता है कि एक आंकड़ा पे जरूर गौर करना चाहिए। जो तिवारी जी ने शब्द का प्रयोग किया कि जो वोटों का काम करते हैं गाय के नाम पर, उनकी सरकार भारत में बनने के 3 साल के बीच में भारत सरकार बीफ एक्सपोर्ट में ब्राजील के बाद नंबर 2 पर है। तो ये चिंता का विषय। दूसरा, मुझे लगता है कि गाय के मामले में हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो हमको खाद से लेकर खाद्यान्न तक, ईंधन से लेकर औषधि तक देती है और देह त्याग के बाद चमड़ा देती है, ऐसी माँ की यदि सेवा संरक्षण को लेकर यदि खाली दिखावी बातें की जाए, कागजी बातें की जाए, योजनाओं पर बात की जाए, यथार्थ के आधार पर की जाए, शून्य और खोखली हो, तो निश्चित तौर पर बहुत चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि ये ठीक गौ हत्या के समान पाप है कि आप गाय माता की कल्याण की बात तो जरूर कर रहे हैं, पर यथार्थ में सब कुछ खोखला और धरातल पर शून्य है। पटेल साहब, आपसे जानूंगा मैं इस पूरे मामले को लेके कि जो जैसा आपने सुना कि अनिल सौमित्र जिस बात के लिए कह रहे थे कि समाज को भी आगे आना पड़ेगा, सिर्फ सरकार पर नहीं कर सकते, और पंकज जी की मजबूरी है कि वो चूंकि विपक्ष में है तो वो सारा ठीकरा सरकार के साथ। मैं तो सच और तथ्यों के साथ कैसे संतुलन बनेगा या कैसे संरक्षित हो पाएगी गाय कभी के नहीं? प्रवीण जी, वास्तव में गौ आर्थिकी का आपको विकास करना पड़ेगा। सिर्फ धार्मिक आस्था से बहुत सी चीजें निर्भर नहीं होती हैं। जब गाय बूढ़ी हो जाती है, वास्तव में जब दूध देने लायक स्थिति भी नहीं रहती है, तब वो कसाईयों के हाथ में चली जाती है। वैसी स्थिति में हमें उनके लिए कहीं ना कहीं एक आश्रमों का निर्माण करना पड़ेगा। अगर हमारी श्रद्धा है तो हम उन आश्रमों में जाके गाय को घास खिला सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं, उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ प्रतीकात्मक ना हो, सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, ये सिर्फ वोट के लिए ना हो। अगर वास्तव में आप गाय के लिए, गाय की सेवा करना चाहते हैं, अपनी धार्मिक आस्थाओं का निर्वाह करना चाहते हैं, तो उसे आर्थिकी से जोड़ दीजिएगा। अगर चीजें आर्थिकी से जुड़ जाती हैं तो कई बार अपने आप वो संरक्षित होने लगती हैं। उनके गौमूत्र से आप फिनाइल जैसी चीजें बना सकते हैं, आप उनके गोबर से खाद बना सकते हैं। वास्तव में एक संरचना के निर्माण का विषय है, और जब तक समाज और सरकार मिलकर एक पूरक हिस्से में काम नहीं करेंगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। हम बातें करते रहेंगे, डिस्कशन पर डिस्कशन होते रहेंगे, लेकिन हालात नहीं बदलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक समाज और सरकार दोनों एक मसले पर नहीं आ जाए। बहुत सी बातें इसमें सही भी हैं कि वृद्धाश्रम की बढ़ती संख्या ये बात बताती है कि किस तरह से परिवार बिखर रहे हैं, तो गाय का बिखरना एक तरह से बहुत अवश्यंभावी भी है जिस तरह के हालात समाज के हो गए। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। मैं चारों मेहमानों का, पटेल साहब का, पंकज चतुर्वेदी जी का, अनिल सौमित्र जी का और तिवारी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए मसले के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए ETV न्यूज।